बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और जो नया चैप्टर है जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर है, इस चैप्टर पर इंशाल्लाह हम तफसील के साथ बात करेंगे और इसमें जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी जो है वो क्लास होगा, यानी इंट्रोडक्शन ही इसमें हम करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप सबको, जैसे आप सब ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में तसल्ली के साथ एक एक चीज़ को वॉच किया है, तो हमारे हर जो लेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे बायोलॉजिकल स्टार में, वो आपको 10 या 15 मिनट की हरगिज़ नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हमने तफसील के साथ जो है एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो हमारे लेक्चर जो है, जब भी आप बायोलॉजिकल स्टार में क्लिक करोगे, उसको प्ले करोगे, तो तसल्ली के साथ और आखिर तक जो है तमाम के तमाम लेक्चर्स को वॉच किया करें। और इसी के साथ साथ जो नए सब्सक्राइबर और नए व्यूवर्स है, और इन सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करते रहे और अपनी फ्रेंड्स और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करता रहें, ताकि सबको इसका जो है उससे जो है वो फ़ायदा हासिल हो। तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हम तफसील के साथ एक एक टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वह हमने बात करना है बायो एनर्जेटिक पर। देखिए, आप सबको पता है कि बायो का लफ्जी मतलब है लाइफ, और एनर्जेटिक का मतलब जो है जो एनर का लफ्ज है, एनर का लफ्ज एनर्जी से निकला है, एनर का लफ्ज एनर्जी से निकला है। और जेटिक जो है वो इन्वायरमेंट को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर माहौल लिख लूँ तो और आसान होगा। ठीक है, माहौल से निकला है। हम इस चैप्टर में बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। बायो एनर्जेटिक में मैंने एक शॉर्ट यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन लिखी है। इसमें मैंने लिखा है कि द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी की कन्वर्जन हो रहा हो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। इसका जो मतलब है इस बात का वो ये है कि जो बायोएनर्जेटिक चैप्टर है, इसमें इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो स्टे नहीं करेगा, यानी वो एनर्जी जो सन से आई है फोटोन की शक्ल में, वो आकर के प्लांट्स परसीव करेगा, उसको रिसीव करेगा। प्लांट्स के बाद जो है प्लांट्स इसको यूज करेंगे और इनऑर्गेनिक से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज की शक्ल में बनाएंगे। फिर वो ग्लूकोज फूड की शक्ल में हमें मिलेंगे और फिर हम उसको खाएंगे। ये पूरा ये जो साइकिल है, इसमें एनर्जी की कन्वर्जेंस चल रही है। इस कन्वर्जेंस को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सन है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सोर्स है एनर्जी का, वो है सन। सन से जमीन पर एनर्जी आती है फोटोन की शक्ल में। ठीक है, फोटोन की शक्ल में आती है ये एनर्जी जो है। अब इस एनर्जी को हम शॉर्ट अल्फाज में इसको हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं। अब ये जो क्वांटम एनर्जी है प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वांटम एनर्जी को प्लांट जो है, प्लांट इस क्वांटम एनर्जी को रिसीव करता है। अब यहां पर अगर मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बता दूं, हम प्लांट्स को एक और नाम से भी पुकारते हैं। हम प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। अब ट्रांसड्यूसर्स का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के पास ये सलाहियत है कि वो सोलर एनर्जी को, जो सूरज से जो एनर्जी आ रही जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, इस सोलर एनर्जी को प्लांट जो है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में
कन्वर्ट करता है। जो ही उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो यही केमिकल एनर्जी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, हमें सॉलिड फॉर्म में ये एनर्जी मिल जाता है। यानी वो जो सॉलिड फॉर्म है उससे मुराद है हमें ग्लूकोज की शक्ल में ये एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हमें ग्लूकोज हालत में ये एनर्जी मिल जाती है। और ग्लूकोज हम खुराक जो है, फूड, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, या मीट्स वगैरह जिसमें प्रोटीन वगैरह मौजूद है, इनडायरेक्टली हमें भी मिलता है। अब ये जो कन्वर्जन है आगाज सन से हुआ है, फिर प्लांट्स में आया, प्लांट से फिर वो केमिकल एनर्जी सॉलिड फॉर्म में हमें मिला। ये जो साइकिल है, ये जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन्स को हम बायोलॉजी में इस पर बकायदा चैप्टर बना है जिसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब यहां पर इस चैप्टर में दो अहम पार्ट्स है जिस पर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। एक अहम पार्ट वो है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस पे हम इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी साथ में समझेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी समझेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ साथ प्यारे स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में एटीपी साइकिल भी समझेंगे। एटीपी साइकिल के साथ साथ नीचे जाकर के हम इसी चैप्टर में पिगमेंट्स को भी समझेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरी पिगमेंट जितने हमारे पास है, उन जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, एसेसरी पिगमेंट्स पर, जैसे फाइकोबिलीन्स हो गए, फाइकोएरिथ्रिन हो गए, फाइकोसाइनिन हो गए, केरोटिनाइड्स हो गए, इसको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। इन पिगमेंट्स के बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। इसी के साथ साथ प्यारे स्टूडेंट्स ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो तरह की साइकिल होते हैं। वो जरा इससे पहले मैं एक और चीज भी बता दूं। इसी के साथ साथ पिगमेंट्स के साथ साथ हम क्लोरोप्लास्ट को भी समझेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पर भी बात करेंगे इसी चैप्टर में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स फिर इस लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और लाइट रिएक्शन के साथ साथ इस लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस मौजूद है। एक प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझेंगे। ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशंस इसको समझेंगे। और साइक्लिक के साथ साथ दूसरे नंबर पे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के पर भी बात करेंगे। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ लाइट रिएक्शन के बाद जो है फिर हमने आगे जा करके प्यारे स्टूडेंट्स डार्क रिएक्शन पर भी बात करना है। ठीक है, जिसको हम, ठीक है, डार्क रिएक्शन पर भी हम बकायदा जो है वो बात करेंगे, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं या C3 साइकिल कहते हैं। इसी पर बात करेंगे। जब हम इन तमाम चीजों पे बात करेंगे एंड में हमें एक चीज मिल जाएंगी, आखिरी में जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, हमें मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। यानी हमें ग्लूकोज मिलेंगे। आखिर जब आप ये पूरी प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस से गुजरोगे, एक आपको ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा आपको ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको H2O मिलेगा। पहले हम पूरी इसकी मैकेनिज्म जो है ये पूरा इसको तफसील के साथ बात करेंगे। इस पे सब चीजों पे जब बात करेंगे, आखिर में जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमें ग्लूकोज और O2 और H2O जो है वो हमें मिलता है। इसके बाद जो है फिर इसके बाद एक और दूसरा, इस चैप्टर का एक दूसरा जो हमारे पास पार्ट्स है
जिसको मैं यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट बी पोर्शन जो है, उस पार्ट बी पोर्शन को हम रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। इस रिस्पायरेशन के अंदर जो है हमने ये समझना है एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। ठीक है, हम इसी में ही एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है ये समझेंगे। और इसी एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो है फिर मुख्तलिफ हमारे पास और प्रोसेसेस मौजूद है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, इसको हम समझेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ इसी चैप्टर में आगे जा करके हम क्रेब्स साइकिल पर जो है तफसील के साथ बात करेंगे। क्रेब्स साइकिल के साथ साथ नेक्स्ट इस चैप्टर में हम प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ प्यारे स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पर बात करेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बाद जो है फिर जा करके लास्ट में हम फोटो रिस्पायरेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन पर भी जो है वो बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ इसी के अंदर जो है C4 साइकिल जो है उस C4 साइकिल पर भी बात करेंगे। लास्ट में एंड में प्यारे स्टूडेंट्स हम एक शीट बनाएंगे जिसको हम एनर्जी शीट्स कहते हैं। एनर्जी शीट्स पर भी जो है वो हम बात करेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मेरा मेन मकसद ये है, इस चैप्टर की दो पार्ट्स है। एक पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज कैसे बनता है, उसके लिए हम पूरी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म इस पोर्शन में हम सीखेंगे। हमें एंड में ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, फिर यही ग्लूकोज हम ईट करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया। ठीक है, सब बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और हमेशा याद रखिए डियर कमांडोज, किसी भी चीज को, कोई भी टॉपिक हो, उसको हमेशा जानने की कोशिश किया करें। अगर आप एक दफा किसी चीज को जान गए फिर वो चीज आप कभी भी नहीं बोलते। रटने के एतबार से मेरे सामने कभी भी मत आया करें। ठीक है, जब भी मेरे लेक्चर देखोगे तो आपने तफसील के साथ कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज को समझना है। तो यहां पर जैसे मैंने कहा, आपने फूड खाया, फूड आपके जिस्म में डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं इससे ग्लूकोज निकलता है। ये ग्लूकोज जा करके ब्लड में शामिल हो जाएगा। जैसे ही ब्लड में शामिल हो जाएगा सीधा जाएगा सेल में। जैसे ही सेल में आएगा और साथ में ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो वहां से डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाते हैं। और एक इस चैप्टर का दूसरा पार्ट भी है, रिस्पायरेशन का एक दूसरा हिस्सा भी है, क्योंकि नीचे यहाँ पर जगह तो नहीं, यहाँ पर जिसको हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में प्यारे स्टूडेंट्स हम दो टॉपिक्स पर जो है वो बात करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस। पहले इस पर बात करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस। अल्कोहलिक के साथ साथ नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद जो है दूसरा हमारे पास है लैक्टिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आज हम आगाज करेंगे एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट लेक्चर मैं इस पे दूंगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे जुड़े रहे आखिर तक। शाबाश, इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को नोट करें। शाबाश। अब यहां पर जरा मैं इसको मिटाता हूं, इन तमाम पॉइंट्स को। अब शुरू में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस पर, बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या और प्लांट्स में ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे होती है। इन चीजों पर हम आज थोड़ा सा जायजा इसका लेंगे, तफसील से बात करेंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटो का मतलब है, आप सबको पता है,
फोटो का मतलब है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब ये है टू क्रिएट, टू क्रिएट समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रिपेयर समथिंग। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, प्यारे स्टूडेंट जरा मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, हम इसमें लिखते हैं इट इज डिफाइन डिफाइन एज अ प्रोसेस in which the organic food is formed in presence of sunlight and atmospheric carbon dioxides and from soil, water take in chloroplast to prepare the food जिसको हमने ऑर्गेनिक फूड कहा है, इसको बायोलॉजी में प्यारे स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और इसी के साथ साथ जो है वो, यानी तीन चीजों की मौजूदगी में जो रॉ मटेरियल इसमें यूज हुआ है, जिसको हम बेसिकली रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल इसमें तीन हमारे पास, दो खास करके, एक H2O हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होगी, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की मौजूदगी में और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहां पर जो मैं जरा इसकी डेफिनेशन पहले समझा दूं, मैंने लिखा हुआ इसमें इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक फूड इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जरा इसकी तफसील से बात करता हूं। यहां पर इसकी डेफिनेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट में एक ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड हो जाए, सूरज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोप्लास्ट में मिल करके रिएक्शन करे और हमें ग्लूकोज बना के दे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक ऐसा दरख्त बनाता हूँ, मैं जरा थोड़ा सा खुला बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक ट्री है, सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इस वजाहत करता हूँ इस बात की। यहाँ पर इस ट्री का जो है ये रूट्स वाला हिस्सा है, इधर रूट्स के बाद जो है ऊपर यहाँ पर ये रहा, ये लीव्स वाला हिस्सा है, ठीक है, ये लीव्स वाला हिस्सा है। इधर इसमें ऐसे नाली यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करती हुई, यहाँ से एक नाली ये हो गया, एक दूसरा इसके अपोजिट दूसरी केनाल यहाँ इसमें मौजूद है, यानी इसको हम ऑलरेडी इस पर भी बात कर चुके हैं। तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स दैट वाज कॉल्ड एज, ये जो दो नालियां है, यानी एक को हम जो है वो है जाइलम है, दूसरा जो हमारे पास कैनाल है इसको हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। इस जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को मिला करके इसको बायोलॉजी में वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। इस वेस्कुलर बंडल का काम यह है कि ये फूड कंडक्शन करता है, चाहे वो
जो है वो बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम, उसका काम है कंडक्शन का प्रोसेस करना। अब यहां पर मैं इधर डियर स्टूडेंट्स इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। इधर मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमने वाटर दिया प्लांट्स को। हमें इस चीज का भी इदराक है कि इधर सॉइल में मिनरल्स मौजूद है, ठीक है, मिनरल्स मौजूद है। मिनरल्स के साथ साथ यहां पर वाटर मौजूद है, वाटर के साथ साथ यहां साल्ट है। अच्छा, ये तीनों जो है मिनरल्स और साल्ट और ये वाटर एक दूसरे के साथ जब इधर और रूट्स के आसपास एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो जाए, इसको बायोलॉजी में सेप कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है वो सेप कहा जाता है। जब ये सेप ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये सेप जब ऊपर की तरफ मूव करता है तब उसको हम असेंट ऑफ सेप कहते हैं, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सेप, जो कि ऊपर एक तरह का खुराक है जो कि ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब ये रहा स्टेप नंबर 1, हमने प्लांट्स को वाटर दिया। स्टेप नंबर 2 जो है यहां पर मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 2 हो गया, जो कि एटमॉस्फेयर है। हमारे पास माहौल फिजा जो है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 जो है यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स सनलाइट मौजूद है, ठीक है। यहां पर सन मौजूद है जो कि इस प्लांट्स के ऊपर जो है वो इसकी जो है वो जो फोटोन है, जो रेज है, लाइट्स है, वो आकर के इधर गिर रहे। तो इस सन को, ये रहा सन, जिसके साथ में स्टेप नंबर 3 लिखता हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हुआ। अब स्टेप नंबर 4 यहां पर लीव्स है, क्योंकि लीव्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट मौजूद। अब बड़ी सिंपल हमारे पास बात हुई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, स्टेप नंबर, इन स्टेप्स को मैं थोड़ा सा कंबाइन करूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक फूड बन जाए सूरज की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और वाटर की मौजूदगी में, क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन हो जाए और होने के बाद एक फूड प्रिपेयर्ड हो। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने जो है वो फोटोसिंथेसिस का। नॉर्मली चाहे वो वाटर हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये दोनों इनऑर्गेनिक है, बल्कि प्लांट्स इस इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बना के देता है। अब यहां पर ये जो असेंट ऑफ सेप का मैंने लफ्ज यहां पर यूज किया है, यहां से डायगोनल की शक्ल में एक पानी, यहां सर ये जो एसेंट ऑफ सेप जो पानी है वो यहां पर ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करते। मैं इसको ऐसे कतरे की शक्ल में शेप में यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे मूव करते हैं। अब मैंने तो ये सिर्फ एक लीव्स बनाया सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर पूरी प्लांट्स की बॉडी में मौजूद है। यहाँ पर ये सीधा यहाँ पर ऐसे यू लीव्स के अंदर एंट्री करता है। अब ये जो पहला वाला, इसके साथ मैं 1 लिखता हूँ, जो दूसरा कतरा है इसके साथ मैं 2 लिखता हूँ, एक तीसरा इसके साथ मैंने 3 लिखा है। अब वो उधर मैं बाद में जाऊंगा। अब मेरे पास स्टेप नंबर 1 में वाटर है, मैं यहां लिखता हूं वाटर हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में मेरे पास H2O है। स्टेप नंबर 2 में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं CO2 हो गया। और स्टेप नंबर 3 में जो है वो सनलाइट है, तो मैं यहां पर सनलाइट लिखता हूं। सनलाइट के बाद जो है स्टेप नंबर 4 में मैं यहां पर डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट लिखता हूं, ठीक है। अब ये जो साइड है जिसको हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट साइड। अब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे रिएक्ट करेंगे, अब रिएक्ट से पहले कम से कम वाटर की 12 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। जब इसकी तादाद इतनी हो जाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो शुरू कर देगा। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन में यहां पर ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिख लेंगे
और साथ में डियर स्टूडेंट्स जो है वो 6 वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकलेंगे। तो ये साइड जो हमारे पास हुआ, ये जो साइड है इसको हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइड है। अब यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स जरा समझने की कोशिश करें। यहां पर पहली बात तो यह है कि 6 मॉलिक्यूल जो यहां निकला है, ये 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का निकला है, ये कैसा निकला है इस पर बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि ये 6 मॉलिक्यूल वाटर का कैसे निकला है, इसी पर भी आज हम इसी लेक्चर में ही बात करेंगे। ठीक है, ये 2 चीजों पर हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वाटर आपको नजर आ रही है, ये वाटर का ये जो कतरा सीधा जब यहाँ पर आ जाते हैं लीव्स में, सूरज की रोशनी इस वाटर के कतरे वजह से लग जाती है। लगने के बाद वो इस वाटर को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ देते हैं। एच अलग, ओ एच अलग। इधर से कदर चला गया तो पहले का जगह दूसरा गिरता है, दूसरे की जगह तीसरा गिरता है। अब इधर से उधर से एक कतरा निकल रहा है, इधर से एक कतरा ऐड हो रहा है। एक तरह का जो है वो यहाँ पर प्रेशर जो है वो बना रहता है। तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आया, ये टूट गया, फिर एक और मॉलिक्यूल आया, वो टूट गया। ठीक है, कम से कम इस तरह प्यारे स्टूडेंट्स वाटर के जो है वो 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करेंगे। अब जरा मैं ये चीज समझाता हूं, यहां से मैं ये डेफिनेशन मिटाता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं जगह मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। ठीक है, यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स जरा बात समझने की कोशिश करें। यहां पर कम से कम मेरे पास वाटर के 12 मॉलिक्यूल लीव्स में जाएंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे ये हुआ 1H2O, ये मेरे पास रहा दूसरा H2O। ठीक है, इसी तरह लगभग ये कम से कम जो है वो हमारे पास 12 मॉलिक्यूल लीव्स में आया है। ठीक है, नंबर 6 पर H2O, नंबर 7 एक और H2O, इस तरह नंबर 8 हो गया, नंबर 9 एक और हो गया, फिर उसके बाद नंबर 10 के बाद हो गया 11। ठीक है, 11 के बाद फिर हमारे पास क्या है 12। क्योंकि इधर हमारे पास जो है इस पूरी प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस भी साथ में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं जरा बताता हूं। ठीक है, और भी बताऊंगा। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला, ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब मैं आपको फिर बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इस पर एक शॉर्ट लेक्चर इंशाल्लाह आप सबके लिए मैं बनाऊंगा। दूसरा जो वाटर है ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज का मतलब है लूज ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। अब उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल ये ऐसे टूट जाएंगे, इस पोजीशन में सारे टूट जाएंगे। H अलग, OH अलग, H अलग, OH अलग, इधर भी H अलग, OH अलग। जैसे मैंने इधर बात की, इसी तरह लीव्स के अंदर ये सारे इस तरह जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इस तरह प्यारे स्टूडेंट्स टूट जाते हैं। H अलग और OH अलग, इधर भी H अलग और OH अलग, H अलग और OH अलग। ठीक है, ये पूरा के पूरा वाटर जो है वो इस तरह टूट जाते हैं, यानी रिड्यूस्ड यहाँ पर हो जाते हैं। वाटर टूट गया, साथ में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। मैं इसकी भी यहाँ जिक्र करता हूँ। मेरे पास 6 कार्बन है, 1 यहाँ पे मैं अलग अलग बनाता हूँ, 2 3 4 5 6, दो ऑक्सीजन इसके साथ लगाओ, यहाँ पे इसके साथ इस तरह जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो साथ में इनके साथ 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करें प्यारे स्टूडेंट्स। इस पूरी प्रोसेस में ये जो 12 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हमारे पास है ना ये 12, ये पूरा ये जो 12 हाइड्रोजन पानी से हमारे पास निकले हैं। ठीक है, वो ये है यहाँ पर इधर इस ग्लूकोज के अंदर मौजूद है। ठीक है, जहां पर मैंने एरो का साइन किया है, ये 12 यहाँ पर मौजूद है। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है, उनके ये जो 6 कार्बन हमारे पास है, ये 6 कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है कितने कार्बन है,
1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 कार्बन है वो दरअसल ये है, ग्लूकोज के अंदर जो है वो मौजूद है। ये 6 कार्बन यहां पर आ गए हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ यहां पर डियर स्टूडेंट्स, इधर से ये जो हमारे पास ये वाली जो है, ठीक है, ये जो 6 ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम है, ये नजर आ रही है, जो जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 दरअसल ये है, ठीक है, ये 6 दरअसल यहां पर मौजूद। तो ये ग्लूकोज के अंदर सारे आ गए। अब इधर हमारे पास 6 ऑक्सीजन के एटम बच गए, यहां पर 12 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन के एटम बच गए हैं। देखिए, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है, कि ये कैसे निकला है, जरा गौर से सुने। अब यहां पर ये जो 2 ऑक्सीजन है एटम है, ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना करके एक H2O यहां बना लेता है। ये एक H2O बन गया, सॉरी H2O नहीं, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास प्यारे स्टूडेंट्स बन गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक बन जाता है, क्योंकि अब पहले एटम था, अब ऑक्सीजन बन गया। इधर इनके बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकलेगा, फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, इधर एक ऑक्सीजन निकलेगा, फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकलेगा, फिर इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन होगा, सॉरी बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, फिर इनके बीच में भी होगा, जो कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसकी तादाद जरा शुमार करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 जो ऑक्सीजन है वो दरअसल ये है, ठीक है, जो कि यहां पर मैंने मेंशन की, जो कि यहां पर वाटर से ट्रांसपायरेशन का अमल जब होता है तो साथ में ये भी गैशियस फॉर्म में लीव्स की जो स्टोमेटा है उसमें, जहां पर स्टोमा और गार्ड सेल मौजूद है, वहां से ये रिलीज हो जाते हैं, स्टोमा और गार्ड सेल जो स्टोमेटा की पार्ट्स है। इसी के साथ साथ अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब लास्ट वाला जो हिस्सा इसमें रह गया है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकले। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन रह गए। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। अब मैं इधर लिखता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये जो 12 हाइड्रोजन है इसके साथ एक 2H यहाँ पे आ जाते हैं, 2H यहाँ पर आ जाते हैं, और 2H यहाँ पर आ जाते हैं, 2H यहाँ पर आ जाते हैं, और 2H प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं, 2 यहाँ आ जाते हैं। तो 6 इस तरफ हो गया, जो 6 इस तरफ हो गए। तो ये दरअसल ये है जो कि 6 हाइड्रोजन, इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ है। अब आपको पता है कि ये मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो ये एक तरह का जो है शॉर्ट व्यूज था फोटोसिंथेसिस की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह इस फोटोसिंथेसिस में जो हमारी अगली पड़ाव होगी वो इस चीज पर होगा। पहले मैं आपको शॉर्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूंगा, उसके बाद पर मैं आपको ये बताऊंगा कि रोल ऑफ हाइड्रोजन बताऊंगा, और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो सोर्सेज है कि ये कहाँ से आते हैं। अगले लेक्चर में इस पर ही हम बात करेंगे। आप सब कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर तैयार करके जो है वो अपने चैनल पर जो है उसको अपलोड करेंगे। खुश रहे और अपना ख्याल रखें। ऑल दी बेस्ट।